हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे, है ना? तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बोर्ड के पर्पज से बात करूं तो ये जो टॉपिक है ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। ठीक है, अगर तुमने ये टॉपिक पढ़ लिया तो मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूं कि जो बोर्ड्स है ना तुम्हारे, वो इतने अच्छे जाने वाले हैं। क्योंकि तुम्हें क्या मिलने वाले हैं, तुम्हें यहाँ से एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन इस टॉपिक से 100% तुम्हें देखने को मिलने वाला है बोर्ड के अंदर। अगर तुमने ये टॉपिक पढ़ लिया तो हो सकता है दो भी मिल जाए, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि एक ही आए, दो भी मिल जाए, तुम्हारी किस्मत अच्छी हो तो, है ना? तो अगर तुम्हें बोर्ड्स के क्वेश्चन करने हैं, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन करने हैं, तो तुम्हें ये टॉपिक बहुत अच्छे से और बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ताकि तुम लोग बोर्ड में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उन सभी को अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं तुमको यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या हमें पढ़ना है इस वीडियो के अंदर। तुम ध्यान से देखो जरा, हमें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना है, उनके ट्रेंड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, सोल्युबिलिटी के बारे में पढ़ना है, डेंसिटी के बारे में पढ़ना है, डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ना है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में, इन सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें डिस्कशन करना है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अब मैं बिना किसी देरी के मेरी वीडियो को शुरू कर रहा हूं और हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बढ़िया तरीके से एक एक चीज एकदम पानी पानी करने वाला हूं। बस तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है लास्ट तक टिके रहने का और वीडियो को कंप्लीट करने का। ठीक है, एक बात और, अगर कोई नया बच्चा हमारे चैनल पर आया है, कोई नया बच्चा हमारे चैनल पे हमारी वीडियो को इस समय देख रहा है, प्लीज बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट से कमेंट सेक्शन को भरना। ठीक है, ताकि तुम्हारे इस सपोर्ट से मुझे बढ़िया तरीके से मोटिवेशन मिले और मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आऊं, बढ़िया तरीके से समझाऊं, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलो जी। देखो जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सबसे पहले हमारे पास आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसके ऊपर तो मैं कहता हूँ 5 सितारे जड़ लो ना, उतना ही कम है। 5 सितारे जड़ लेना। किस कलर से दिखाऊं? इस कलर से दिखा देता हूँ। इसके ऊपर तो 5 सितारे जड़ लेना तुम लोग, है ना? ये टॉपिक ही ऐसा है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अगर बना तो इधर से बनेगा। ज्यादातर चांसेस इस टॉपिक से ही क्वेश्चन बनने के हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो तुम लोग देख सकते हो जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है ना? सबसे पहले तुम देखो यहाँ पर उसने मिथाइल ग्रुप को क्या कर रखा है, यहाँ पर लगा रखा है हेलोजन के साथ, है ना? यहाँ पर भी मिथाइल है ब्रोमीन के साथ, यहाँ पर भी मिथाइल है क्लोरीन के साथ, यहाँ पर भी मिथाइल है फ्लोरीन के साथ। लेकिन तुम देख रहे हो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों चीजें, है ना, आयोडीन के लिए जाता है, ब्रोमीन के लिए उससे कम है, क्लोरीन के लिए उससे कम है और फ्लोरीन के लिए उससे भी कम है। भैया ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। बात समझे कि नहीं समझे, है ना? तो ये जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है जी? भैया जी, ये डिपेंड कर रहा है वंडरवाल फोर्सेस के ऊपर। ठीक है, अब ये सर वंडरवाल फोर्सेस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? तो मैं तुमको थोड़ा सा
बता देता हूँ कि वंडरवाल फोर्स किस-किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो जी, जब हम वंडरवाल फोर्स की बात करते हैं, तो वंडरवाल फोर्स जैसे-जैसे बढ़ता है, जैसे-जैसे बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट और हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों बढ़ते हैं, अगर वंडरवाल फोर्स बढ़ा है तो। लेकिन सवाल ये उठता है कि वंडरवाल फोर्स डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करता है? तो वंडरवाल्स फोर्स जो होता है बेटा जी, 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, एक तो सरफेस एरिया, ठीक है? और दूसरा हमारे पास मास के ऊपर। अब ये मास कैसा हो सकता है? एटॉमिक मास हो सकता है या मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, ठीक है? इन 2 चीज़ों के ऊपर हमारा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ कैसे डिपेंड करता है, तो भैया जी जो वैन डर वाल फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सरफेस एरिया के, ठीक है? और जो वैन डर वाल फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है जी? तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा किसी मॉलिक्यूल का, उसके अंदर उतना ही ज़्यादा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और जितना ज़्यादा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, साफ-सी बात है। दूसरा, अगर वैन डर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मॉलिक्यूलर मास के, तो जैसे-जैसे तुम मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे, है ना? मॉलिक्यूलर मास कब बढ़ेगा? जब हम एटम्स की संख्या बढ़ाएँगे या एटम दूसरे एटम ऐसे लें जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा हो, है ना? इस तरीके से भी वैन डर वाल फोर्स बढ़ सकता है। तो जब हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की चर्चाएँ करने जाते हैं किसके केस में? हैलो एल्केन्स के केस में, तो ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने अल्काइल ग्रुप को फिक्स कर दिया है, मिथाइल कर दिया है ना? इस तरीके से ये मिथाइल कर दिया है। लेकिन चेंजमेंट मैं किसका कर रहा हूँ? दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। चेंजमेंट मैं किसका कर रहा हूँ बेटा जी? चेंजमेंट मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ हैलोजन का कर रहा हूँ। यहाँ आयोडीन लगा रखा है, यहाँ ब्रोमीन लगा रखा है, यहाँ क्लोरीन लगा रखा है, यहाँ फ्लोरीन लगा रखा है। तो तुम्हें पता होना चाहिए आयोडीन का सॉरी एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है ना? इन सबसे ज़्यादा होता है। आयोडीन से कम ब्रोमीन का होता है, ब्रोमीन से कम क्लोरीन का होता है और सबसे कम फ्लोरीन का होता है। तो एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा आएगा और मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा आएगा तो ज़ाहिर-सी बात है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, है ना? होपफुली तुम्हें अगर ये बात समझ में आई है, तो बहुत ही बढ़िया, है ना? अगर तुम्हें ये बात समझ में आई तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है? तो यहाँ से याद रखने वाली बात क्या है दोस्तों? याद रखने वाली बात ये है कि वैन डर वाल फोर्स जो होता है, वो सरफेस एरिया और मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी वैन डर वाल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है जी? अगर ये चीज़ याद है तो तुम लोग इसके क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है जी? ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं अल्काइल ग्रुप को चेंज कर दूँ, है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अल्काइल ग्रुप को चेंज कर दूँ और हैलोजन को सेम रखूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो एक कार्बन का ही मैं क्या ले लूँ पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 सेकंड रुकिए, ज़रा अच्छे से दिखेगा फिर। तो मैं 1 कार्बन का ही ले लूँ और यहाँ लगा दूँ Cl, फिर मैं 2 कार्बन की चेन ले लूँ और यहाँ लगा दूँ Cl, फिर एक मैं 3 कार्बन की चेन ले लूँ, है ना? और यहाँ लगा दूँ Cl, एक मैं 4 कार्बन की चेन ले लूँ, है ना? इस तरीके से 4 कार्बन की चेन ले लूँ और यहाँ Cl लगा दूँ। तो तुम्हें पता है जितनी बार कार्बन की और हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाओगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास इसका है, फिर उससे कम इसका है, उससे कम इसका है, उससे कम इसका है। तो ज़ाहिर-सी बात है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा इसमें लगेगा, फिर इसमें लगेगा, फिर इसमें लगेगा और सबसे लास्ट में इसमें लगेगा, है ना? तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात कहूँ तो इधर से इधर जब मैं चल रहा हूँ, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेरा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा
तुम देख सकते हो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास वो इस मॉलिक्यूल का है ना? फिर इसका है हमारे पास, और फिर इसका है, और फिर इसका है। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, वैसे वैसे वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो होपफुली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में तुम्हें समझ में आया होगा। ये तो बात थी मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। अभी दूसरा फैक्टर देखो कौन सा है, जो अभी अभी बताया ना कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो मॉलिक्यूलर मास पे और दूसरा सरफेस एरिया के ऊपर। तो थोड़ा सरफेस एरिया का एग्जांपल भी ले लेते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जी, एक तो मैं तुम्हारे सामने ले लूं ये एग्जांपल, ठीक है? CH3, CH2, 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 और यहाँ लगा दूं Cl। एक मैं तुम्हारे सामने ऐसा मॉलिक्यूल ले लूं CH3, 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 और यहाँ लगा दूं Cl। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बता इन दोनों मॉलिक्यूल में बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है, किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो एक बात तुम ध्यान रखना बेटा जी, जब भी कोई कंपाउंड चेन के अंदर रहता है, चेन के अंदर रहता है, तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि जब ये बहुत सारे मॉलिक्यूल अरेंज होंगे तो सरफेस एरिया बड़ा आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ब्रांचिंग होती है ना, ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग होने के कारण देखो मॉलिक्यूल का जो सरफेस एरिया है वो इसके कंपैरिजन में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और तुम्हें पता है सरफेस एरिया के तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। यहाँ सरफेस एरिया कम, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम, है ना? तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो बेटा जी, प्रिडिक्ट कर सकते हो चीजों को। ठीक है, तो होपफुली तुम्हें मेरी ये बात बताई हुई बात क्या हुई होगी, समझ में आई होगी। ठीक है, एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, और वो भी किसके अंदर, हेलो एरिन्स के अंदर। ठीक है, हेलो एरिन्स के अंदर देखो जी क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, जरा ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, देखो जी क्या चल रहा है। अगर मैं तुम्हारे सामने क्या कर दूं, डाई हेलो कंपाउंड ले लूं, ठीक है, बेंजीन के ऊपर एक Cl लगाया यहाँ और एक Cl लगाया यहाँ, फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, एक Cl को लगाया यहाँ और एक Cl को लगाया यहाँ, फिर मैंने अगले कंपाउंड में क्या किया, मैंने एक Cl को यहाँ लगाया और एक Cl को यहाँ लगाया। तो तुम देख सकते हो ये ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये मेटा प्रोडक्ट है, और ये पैरा प्रोडक्ट है। ठीक है, इनमें अगर कोई तुमसे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जिक्र कर ले तो कैसे तुम लोग बताओगे, बताओ? तो भैया जी अगर मैं बात करूं ऑर्थो और पैरा की, तो तुम देख सकते हो जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया भी हुआ है। देखो जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे लिए ये बना रखा है, देखो जरा ध्यान से। देखो जी, यहाँ पर देखो दो क्लोरीन लगे हुए हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए जरा। व्हाइट ले लेते हैं। यहाँ पर एक क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, एक सेकंड यार। देखो यहाँ एक क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ दूसरा क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, ये और ये पैरा आइसोमर है। ठीक है, ये पैरा आइसोमर है। कैसी बात कर रहे हैं साहब आप, ये पैरा आइसोमर नहीं है, ये मेटा आइसोमर है, और ये ऑर्थो आइसोमर है। बेटा यहाँ पर ये क्लोरीन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ क्लोरीन आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर ये गड़बड़ी हो चुकी है हमसे। ठीक है, ये गड़बड़ी हो चुकी है हमसे थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा देख लेना, है ना? यहाँ पर इसको मैं ऐसे डिसअपेयर सा कर देता हूँ, हो जाएगा तो देखते हैं। चलो, यहाँ पर क्या है बेटा जी, यहाँ पर क्लोरीन लगा रखा है इस तरीके से, तो ये पैरा आइसोमर है। देखो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही ज्यादा है ना? और फिर उसके बाद किसका है, मेटा का है, सॉरी,
उसके बाद ऑर्थो का है, और फिर लास्ट में किसका है, मेटा का है। तो इस चीज के पीछे का तुम आंसर क्या बताओगे, इस चीज के पीछे का आंसर तुम बताओगे बेटा जी, इनकी पैकिंग। जो पैरा आइसोमर है, मतलब ये जो पहला वाला है तुम्हारे सामने जो मैंने बना रखा है यहाँ पे, ये वाला है ना, थोड़ा सा बता देता हूं मैं यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए जरा। हाँ, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो पहला वाला है, इसका देखो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट कितना ज्यादा आ रहा है। ऐसा क्यों बेटा जी, क्योंकि पैरा वाले की जो पैकिंग है ना, पैकिंग है वो बहुत ही तगड़ी होगी, अच्छी पैकिंग हो सकती है। जबकि ऑर्थो की पैकिंग पैरा के कंपैरिजन में कम अच्छी होगी, और मेटा की सबसे कम बढ़िया पैकिंग होगी। मतलब मैं कहूँ लूज पैक होगा ये, और लूज पैक होगा तो मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम आएगा। बात को समझे, नहीं समझे तो मैं दोबारा से समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बार रिपीट करके देख लेना मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है जी, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो ध्यान रखना भैया जी, अगर मैं बात करूं पैरा की, तो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर दूसरे नंबर पे ऑर्थो, और तीसरे नंबर पे पैरा, सॉरी, मेटा, ठीक है। ये किस वजह से है, पैकिंग की वजह से है। जिसकी जितनी बढ़िया पैकिंग होगी उसका उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आएगा। तो सबसे बढ़िया पैकिंग पैरा की होती है, फिर ऑर्थो की होती है, और फिर मेटा की होती है। तो होपफुली ये चीज समझ में आई, बहुत बढ़िया। अगर आई है तो बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात कर लेते हैं जरा बेटा जी सोल्यूबिलिटी के ऊपर। तो तुम जरा ध्यान से देखो जी, सोल्यूबिलिटी क्या होती है। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है, घुलना किसी चीज के अंदर, ठीक है जी। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं एल्काइल हैलाइड्स की, एल्काइल हैलाइड्स इनसोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर। लेकिन ये सोल्यूबल होते हैं किनके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। अगर मैं बात करूं कि ये भैया पानी के अंदर इनसोल्यूबल क्यों है, तो भैया जी पहली बात तो देख लो, ये जो हेलो एल्केन्स हैं, ये पानी के साथ किसी प्रकार का कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर घुलनशील नहीं होते हैं। दूसरी बात, एल्काइल हैलाइड जब होते ये पानी के साथ, जब भी पानी के अंदर इनको डालोगे तो पानी के बीच में और इनके बीच में वीक अट्रैक्शन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से पानी के अंदर कम घुलनशील होते हैं। अगर तुम वही बात करो किसकी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे ऑक्टेन, बेंजीन, ठीक है, CCl4, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं, बता नहीं रहा मैं, है ना। जैसे यहाँ पर बेंजीन ले रखा है और ईथर ले रखा है, तो तुम देख सकते हो बेंजीन ले रखा है और ईथर ले रखा है। तो बेंजीन और ईथर के अंदर अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, आराम से सोल्यूबल होते हैं। क्यों सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं इनके बीच में एक वीक इंटरेक्शन होती है, जिसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये थोड़े बहुत पोलर नेचर के होते हैं इनके बॉन्ड, तो ये पोलर भी होते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या कर जाते हैं, आराम से अट्रैक्ट कर जाते हैं। यदि मैं बात करूं स्मॉलर, या मैं कहूं लोअर एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, वो फिर भी थोड़ा बहुत पानी के अंदर क्या कर जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं। लेकिन हाइयर एल्काइल हैलाइड्स की अगर मैं बात करूं तो, या जी हाइयर अल्काइल हैलाइड में जो अल्काइल ग्रुप है उसका साइज बढ़ता चला जाएगा। और अल्काइल ग्रुप क्या है बेटा जी, हाइड्रोकार्बन की चेन ही तो है। हाइड्रोकार्बन की चेन होने के कारण, जो हाइड्रोकार्बन की चेन होने के कारण ये कैसा हो जाता है, हाइड्रोफोबिक हो जाता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब जो पानी से डरते हैं। जो अल्काइल ग्रुप है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक होने के कारण ये पानी के अंदर घुलनशील नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर तुमने साइज को बढ़ाया, अल्काइल ग्रुप के साइज को बढ़ाया, तो सोल्युबिलिटी घट जाएगी, ठीक है।
लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सोल्यूबल होते हैं। नाउ आगे की तरफ चलते हैं जी, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डेंसिटी। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं बेटा जी, तो डेंसिटी जो होती है वो किस तरीके से वेरी करती है, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं, एक ले लूं मोनोक्लोरो एल्केन, एक ले लूं डाइक्लोरो एल्केन, और एक ले लूं ब्रोमो आइडो एल्केन। अगर मैं बात करूं इनकी, तो डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी बढ़ती हुई चली जाती है। मतलब अगर तुमने क्या कर दिया, तुमने हेलोजन चेंज कर दिया, जैसे यहाँ आयोडीन है, तो भैया जी आयोडीन की जो डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा रहेगी। आयोडीन की डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका मोलिकुलर मास बढ़ जाएगा। मोलिकुलर मास बढ़ जाएगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्टिकल्स ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आएंगे, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डेंसिटी को, अगर हमें ट्रेंड देखना है डेंसिटी का, तो हम क्या देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास देख सकते हैं। ठीक है जी, तो होपफुली डेंसिटी भी समझ में आई होगी। वैसे डेंसिटी से कोई क्वेश्चन आता है नहीं जनरली, है ना। हाँ, डाइपोल मोमेंट से एक क्वेश्चन बहुत आराम से पूछ लेता है भैया जी, मैं पहले बता रहा हूँ। डाइपोल मोमेंट से एक क्वेश्चन बहुत आराम से पूछ लेता है, और वो क्वेश्चन यही है कि तुम अगर इस ट्रेंड को जरा ध्यान से देखोगे, जिसके ऊपर मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इस ट्रेंड को जरा ध्यान से देखो। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मिथाइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट मिथाइल फ्लोराइड से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों, देखो मैंने लिख भी रखा है, एक्सेप्शनल केस CH3Cl वर्सेस CH3F। इसका आंसर क्या आएगा, ड्यू टू द वेरी शॉर्ट CF बॉन्ड डिस्टेंस, काउंटर एक्स नॉर्म्स, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है जी, यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तुम्हें, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पर कार्बन और फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड की बात करूं, चर्चा करूं इन दोनों के बॉन्ड की, तो फ्लोरीन एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, जिसकी वजह से इसका जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। छोटा होने के कारण इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी कैसी हो जाती है, वेरी स्मॉल हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है दोस्तों। अब डाइपोल मोमेंट को निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, डाइपोल मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू इंटू में डी। तो यहाँ पर चार्ज अच्छा खासा बढ़ा था, लेकिन डिस्टेंस कम होने के कारण एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दिया, जिसकी वजह से CF का यानी मिथाइल फ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट क्या आ जाता है, लेस आ जाता है, कम आ जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं CCl बॉन्ड के बीच की, तो क्लोरीन एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट होने की वजह से इसका जो साइज है ना, वो बड़ा होता है, बिगर होता है। बिगर होने के कारण बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, लार्ज हो जाती है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाती है बेटा जी, लार्ज हो जाती है। और क्लोरीन की सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करूं तो वो भी क्या है, लगभग लगभग ठीक है। जिसकी वजह से अगर मैं डाइपोल मोमेंट निकालने जाऊंगा, तो दोनों फैक्टर ही क्या कर देंगे, डाइपोल मोमेंट को बढ़ा देंगे। बढ़ाने के कारण, यही कारण है कि जो मिथाइल क्लोराइड है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मिथाइल फ्लोराइड। बात समझे कि नहीं समझे? ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले बता रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा, लेकिन बहुत बाद में समझ में आएगा। इसको मैं पिंक से क्या कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। इसको पढ़ लेना भाई साहब, बता रहा हूं मैं तुम्हें, नहीं तो देख लेना फिर, मजा नहीं आएगा तुम्हें। ठीक है जी, तो होपफुली आज की वीडियो में जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अब सॉरी,
एम करते हैं इस वीडियो के ऊपर, एम करते हैं इस वीडियो पे। क्या एम करते हैं जी? क्या एम करते हैं जी हम इस वीडियो पे? इस वीडियो पे एम करते हैं 30 लाइक का और 30 कमेंट का। ठीक है? देखते हैं तुम पूरे करवाते हो कि नहीं करवाते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया टॉपिक्स के साथ। के लिए सब्बा खैर, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी मेरी वीडियो ये देख रहे हो, है ना?